डिक्सन एंड जॉली आया बच्चों, कुछ याद आ रहा है? ठीक, तो उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की थी कि मिनरल वाटर कैसे अपवर्ड मूव करता है, बात समझ रहे? और उसी को मूवमेंट करने के लिए उन्होंने जो बताया उन्होंने ट्रांसप्रेशन पुल बताया था। क्या बताया था? बात समझे बच्चों? ठीक, ट्रांसप्रेशन। अब एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो मिनरल वाटर अपवर्ड जा रहा था, ठीक, वो ट्रांसप्रेशन पुल के कारण जा रहा था और वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण था। किसके कारण था? ये आपको याद रखना है। लेकिन जब आज आप जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ोगे वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है? ठीक, वो तो प्रूफ है, ये प्रूफ करेंगे आज। ठीक, अगर देखिए ये क्यों हम आपसे कराते हैं, अभी हम आपको और रिलेट करना सिखाएंगे। जितना रिलेट करना आप सीख जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं वो आंसर रिलेटेड ही तो होते हैं। उन रिलेटेड आंसर में एक आंसर आपको छांटना होता है, उसको आपको टिक करना होता है। अब उसने मान लो ये बात आई बच्चों, मैंने एक टॉपिक तो आपको पढ़ाया है कि जैसे हमने कहा कि मिनरल वाटर का मूवमेंट जो है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ट्रांसप्रेशन पुल कहते हो। ठीक, अगर मैं कह दूं फिर देखिए, अगर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर आ रहा तो ये किसके कारण है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो अभी आएगा। बात समझे बच्चों? अच्छा, आप देखो कि कितनी बढ़िया क्वेश्चन बन के आ रहा है कि जो अगर मिनरल वाटर चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव के कारण कर रहा है, अगर कार्बोहाइड्रेट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव के कारण कर रहा है। अब उसने इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम करा कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दोनों होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी बनाया क्वेश्चन उसके ऊपर है। तो आप बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये चीज़ जब आपको आएगी जब वो चीज़ भी क्लियर हो और जो पढ़े भी क्लियर हो और दोनों में रिलेट करना भी क्लियर तरीके से आता हो, तब आप अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाओगे। और आप देखेंगे मिनिमम 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी टाइप के वो लोग बनाते हैं, और यही 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप ऊपर नीचे वो करते हो। जैसे किसी के हो सकता है पूरे में पूरे मार्क्स आ जाए या एक दो क्वेश्चन कम हो, ठीक है, और लेकिन जो 70 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं। वो ऐसा आ सकता है प्रेशर फ्लो को क्या कहते हैं, मास फ्लो किसने दिया, मुंश ने, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। ये बात समझा क्या? अब अगला क्वेश्चन, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। क्लियर हो गया? ये दूसरा पॉइंट आप सीखे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन पहली दी गई है एनसीईआरटी में, देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसे किसे कहते बेटा, ये मालूम आता है तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। जब भी बेटा कोई शुगर ट्रांसलोकेट करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, बच्चों हमेशा याद रखना वो डाइसैकेराइड होगी। कौन होगी? कौन होगी? जिसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसको केन शुगर के नाम से आप जानते हो। बात समझे ना? जिसको आप टेबल शुगर के नाम से जानते हो, ठीक है, नॉट ए ब्लड शुगर। ब्लड शुगर इज ए ग्लूकोज। ये बात समझाए बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? तो देखिए ट्रांसलोकेशन आया, इसलिए मैंने कल रोका, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर है, शुगर में आपको याद रखना सुक्रोज है। कौन है बेटा? सुक्रोज है बच्चों। ये एक डाइसैकेराइड है। कैसा है बेटा? डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड शुगर है बेटा। क्लियर है बच्चों? फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है, ठीक है। मतलब आप एक बात गौर करोगे कि अगर कोई भी शुगर जहां बनती है, जहां उसकी सिंथेसिस होती है, ठीक, वहां से अगर दूसरी जगह जाएगी तो किसी ना किसी प्रेशर के कारण जाएगी, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेटा प्रेशर फ्लो। आए बच्चों? ठीक, सामूहिक रूप से जाएगी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मास फ्लो। ये बात समझ आ गया बेटा?
ठीक है। अब वो हम प्रेशर आपसे चर्चा करेंगे, वो भी बताएंगे मैं अपने बच्चों को, ठीक है। फिर से बताइए बेटा, तुरंत बताइए कि प्रेशर फ्लो क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है। अब एक बात आपको कल मैंने चर्चा किया था, जहाँ पे सिंथेसिस हो, जहाँ पे फॉर्मेशन हो वो सोर्स होगा, जहाँ पे यूज हो, जहाँ पे स्टोर हो, ठीक, वो सिंक होगा, ठीक है। तो सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चों। ये भी ध्यान रखना, सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट ये मिनरल न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट में होता, वाटर में नहीं, क्यों? वाटर कोई बना ही नहीं सकता। बात समझा है कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक। अब अगली बात सिखाएंगे अपने बच्चों को। देखिएगा, तुरंत अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं जाइलम बनाऊंगा। अच्छा, मेरा मन है जाइलम बनाने का, ये मैंने जाइलम बनाया, ठीक। जाइलम में भी अगर मैं बनाऊंगा तो वेजेस को बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा? ये बात समझे? और भी कंपोनेंट होते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो जो चीज पढ़ाई वो चीज आती जिसमें घटनाक्रम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर पानी का एंजियोस्पर्म में अगर मूवमेंट हो रहा है तो सबसे ज्यादा संभावना किसमें है? वेजल्स। क्लियर हो गया था? इनको हम कहते हैं जाइलम वेजल्स। एनसीईआरटी की एक लाइन बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। जाइलम वेजल्स, कुछ याद आया बेटा? जाइलम वेजल्स कहते हैं। आप एनाटॉमी बच्चों अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वेजल्स है और ट्रैकिट्स है, पैरेंकाइमा है और फाइबर है। सबको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है, और एनाटॉमी रिकॉल जरूर करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, जो क्वेश्चन उससे भी आते हैं और उसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अगली बात मैं अगर ये कर लूँ अपने बच्चों से, देखिएगा कि इसके साथ अगर बगल में बात करूं बेटा तो ये फ्लोएम है। क्या बेटा? फ्लोएम है। मैं थोड़ा दूरी, ये फ्लोएम हो रहा है बेटा, मैं एक इस तरह, ठीक। बच्चे भी दें, फ्लोएम में जो कंपोनेंट 4 होते हैं वो सीव ट्यूब है, उन कंपेनियन सेल है, पैरेंकाइमा और फाइबर। अगर आप गौर करोगे तो पैरेंकाइमा और फाइबर ये दोनों में कॉमन है। आ गया बच्चों? क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों के जो 4 कंपोनेंट हैं उनमें कॉमन कंपोनेंट कौन है? तो पैरेंकाइमा और फाइबर्स। बड़ा क्लियर हुआ मेरे बच्चों, ठीक। अगली बात सीखो, ये मैंने बनाया बच्चों, ध्यान देना, सीव ट्यूब। अगर मैं बच्चों एक बात गौर करेंगे, आप यहाँ पढ़ रहे हो बता जो हायर प्लांट और एंजियोस्पर्म में जो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक। आप गौर करो, वेजस एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, सीव ट्यूब भी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। बात समझे बच्चों, ठीक। तो ये चीज इसके अंदर हो गया कि हम एंजियोस्पर्म के ही विषय में पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक बच्चों। फिर मेरे बच्चे ध्यान देंगे, आप ध्यान करिए, सीव ट्यूब है और सीव ट्यूब में इस तरह की ट्रांसवर्स प्लेट होती हैं। क्या होती है? ठीक बेटा, इनको हम सीव प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? सीव प्लेट कहते हैं बेटा। मैं अगला शब्द कहूंगा, ये हो गया सीव प्लेट। ठीक बच्चों बेटा, और ये भी ध्यान रखना है, इनमें जो होता है, ये जो सीव ट्यूब है इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मैच्योर। ये ध्यान रखना। आपको एक बात बहुत ध्यान देनी है, अगर इस पे क्वेश्चन जाता है तो आपको बड़ा मैच्योर और यंग शब्द पे ध्यान देना होगा। जैसे ही यंग शब्द आए, अर्ली शब्द आए तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन मैच्योर शब्द आएगा तो न्यूक्लियस ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिसअपियर हो जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जीवन भर जब भी न्यूक्लियस ड्यूरिंग डेवलपमेंट पे डिसअपियर होता है तो वो सेल हमेशा लाइव रहती है। क्या होती है?
अगर किसी सेल से हम सडन न्यूक्लियस को हटा लेते हैं तो वो सेल डेड हो जाती। बड़ा समझाया मेरे बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, देखिए ये पॉइंट मेरा सुनना बेटा, ध्यान से दोबारा सुन लो मेरे बेटा। देखिए, अगर किसी सेल से न्यूक्लियस अचानक हटा लिया जाए, सडन रिमूव किया जाए, तो सेल क्या होगी? डेड हो जाएगी। अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होता है तो सेल कैसी रहेगी? लाइव रहेगी। आ गया बच्चों? ये बात क्लियर हो गई। तो सीव ट्यूब में जो न्यूक्लियस जो डिसअपियर हुआ है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए सीव ट्यूब लाइव है। जैसे कि हमारी आरबीसी में तो अर्ली स्टेज पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर होती है तो उसमें भी न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, इसलिए हमारी आरबीसी भी क्या है? लाइव है। बेटा समझाया? कितना मैं समझा पाया यहाँ तक? पूरा समझ आ गया बेटा? एक एक कदम बड़े ध्यान से। और एक ये आपको खुली छूट है, कोई ना समझा तुरंत बेटा आप आक्षेप करो, ठीक है? आप कंप्रोमाइज मत करो बेटा। अगर आपने कंप्रोमाइज करना, स्टूडेंट ने जिस दिन कंप्रोमाइज कर लिया उस दिन उसने अपना नुकसान उठाना शुरू कर दिया, ये ध्यान रखना। आप अपनी आत्मा से पूछो कि ये सर ने समझाया और मुझे खुशी मिल रही तो ठीक है, और आप कह रहे हो सर का हमारे मुंह पे तो कह रहे हो सर समझ में आ रहा है, अब आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए तो आत्मा दुखी तो रहेगी आपकी, और हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है? ये चीज़ आप नियम बनाओ उसमें। हमें तो नहीं कोई ख़राब लगता है बेटा, क्योंकि मैं आज जो सीखा हूँ बेटा तुम्हारी दम पे सीखा हूँ। ना पूछते मैं इतनी बातें ना सीखता, अपने लिए कितना पढ़ा था, ठीक है? बच्चों के ही उससे उन्होंने पूछा, घर में देखा, समझा तो पता लगा इस बच्चों को, उस बच्चों को मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ जिन्होंने ऐसी चीज़ें मुझे सिखाई, मैं नाम सहित। सोचो, तो मैं यही मानता हूँ उस बच्चे ने मुझे ये चीज़ बताई, ये ध्यान रखता। मैं उसी भले सीखे अपने, लेकिन मैं सारा क्रेडिट उस बच्चे को देता हूँ। वही प्रकार आपको भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बताओ बच्चों, आरबीसी लाइव है कि डेड है? सीव ट्यूब लाइव है कि डेड है? लाइव है, ठीक है? न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट हुआ ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक? हम वो चर्चा ये भी आपसे करेंगे क्यों लाइव है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी उस चीज़ पे चर्चा करने का समय नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? फिर देखिएगा, अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो आप एक बात तो समझ रहे होगे, इसके बीच में जो प्रोसेस हैं, ठीक, इनको हम ईमानदारी से अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। क्या बेटा? लेकिन कुछ किताबें प्रोटोप्लाज्मिक लिख देती हैं। अब आप देखना कैसे इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे अपने बच्चों को क्लियर करूं कि सर आप ये भी बता रहे हो, ये भी बता रहे हो। बच्चों जब आप साइटोलॉजी पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये पढ़ाया जाता है और यही बताया जाता है, ठीक बच्चों? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लियर हुआ बेटा? अगर उस प्रोटोप्लाज्म से हम न्यूक्लियस को हटा दें तो उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात समझाई मेरे बच्चों? तो अब बताओ, देखिएगा किताबें तो लिख देती प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, कोई लिख देता साइटोप्लाज्म, लेकिन मैं इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के नाम से बोलता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोटोप्लाज्मिक ही बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं, तो उसका एक ये होता है कि कभी न कभी तो न्यूक्लियस था, इसलिए प्रोटोप्लाज्म कह दिया गया। लेकिन हम कहते हैं वर्तमान में तो न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ बच्चों? ये बात समझ में आई? ये हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड हो गए। समझे बेटा? अब अगली बात देखिएगा, सीव ट्यूब, जाइलम वेजस, सीव प्लेट। अगली बात आपको ये भी बताया गया, सीव ट्यूब की जो सबसे नियरेस्ट सेल है वो एसोसिएटेड सेल है, उसका नाम है कंपेनियन सेल। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? समझाए मेरे बच्चों? देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात कर रहा हूँ, चाहूँ तो ऐसे कर लिया बेटा, ये मैंने दिखा दिया, ये क्लियर हो गया? इसे कहते हैं कंपेनियन सेल। क्या कहते हैं? अगर आपको एनाटॉमी की मेरी बातें याद हो तो मैंने आपको बताया कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। बोलो बेटा, याद आ रहा? देखिए इसीलिए एनसीईआरटी ने जब ये चैप्टर शुरू किया तो पहले कहा था बच्चे को सेल और एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ रहे? तो देखिए कहीं कहीं सेल की भी बातें आ रही हैं और एनाटॉमी की भी बातें आ रही हैं बेटा।
जब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ आ रही तो बेटा सेल की बात हो गई, और जब मैंने इनकी बात की तो एनाटॉमिकल बात हो गई। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक, इसे कहते कॉम्पेनियन सेल। क्या कहते हैं? सॉरी, कॉम्पेनियन सेल। कंपेनियन सेल हो गई। ठीक बच्चों, कंपेनियन सेल हो गई। अब देखिए ये न्यूक्लिएटेड होती, कैसी होती? अगली बात, ये एनाटॉमी की बात आपको मालूम है कि देखिएगा, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। क्या है बेटा? बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल हो गई, बोलो बेटा, और ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो, चूंकि एक जगह न्यूक्लियस आ गया तो मैंने इसको प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन कह दिया। और इन्हीं को बेटा आप लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से। बेटा समझ आ गया बच्चों? ठीक, ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, ये मैंने दिखा दिया, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक बच्चों, अब देखना बेटा अगली चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ये देखिएगा। और बेटा एक फिगर आपको और याद करना जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक, उसको एज इट वही याद करना जो उन्होंने बनाया, मैं उसको भी समझाऊंगा अभी। ये देखिए इस तरह से। ठीक बच्चों, अब देखिए इसके साथ जो जुड़ा हुआ पोर्शन मैंने मान लिया वो सोर्स है। क्या बेटा? ठीक, सोर्स है। सोर्स उसको कहा जाएगा जो फूड को क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा। हम यहाँ पे कहेंगे सोर्स वो होगा जो भोजन का निर्माण करेगा, और भोजन का निर्माण जिस प्रोसेस उसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, और बड़ा धन्यवाद। और फोटोसिंथेसिस वहाँ होगी जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट जहाँ होगा वहाँ क्लोरोफिल होगा। बोलो। तो आपने देखा क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल, जिसमें ये पाया गया उसका टिश्यू का नाम है मीजोफिल। क्या नाम है? मैं यहाँ लीफ मान के चल रहा हूँ बेटा। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? ठीक, जो सोर्स है ये लीफ है, लीफ है बेटा। और इसमें बच्चों ध्यान देना, ये सीखना है, जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है उसको मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं? मीजोफिल। फोटोसिंथेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं? मीजोफिल। बेटा मेरी तरफ भी ध्यान दो, तुम तो उन्हीं की तरफ ध्यान दे के रह गए। उधर कुछ वो हैं? समझे बच्चों? खैर आइए, ये बेटा देखिएगा, सोर्स उसको कहेंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैं कहूँगा इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, और इस फोटोसिंथेसिस में बच्चों ध्यान देना, पहले मोनोसैकेराइड बनेगा, अगर उसको कहीं और जाना है तो डाइसैकेराइड बनेगा। ये बात समझे बेटा? बात क्लियर हो गई बेटा? पहले क्या बना? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज। मैं कोष्टक में छोटा सा लिखे दे रहा हूं मोनो, आप समझ जाओगे मोनोसैकेराइड। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, ये लीफ है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, और जिसमें हुई बेटा उसको मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल। ठीक बच्चों, मीजोफिल टिश्यू है। क्लियर हो गया? तो मीजोफिल टिश्यू किस पे पाया जाता है बेटा? लीफ में, और कहीं नहीं। आप याद करो, ये मीजोफिल जो है लीफ का ग्राउंड टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? क्लियर हुआ बेटा? अगर मैं यहाँ क्लोरेन्काइमा कहता तो ये स्टेम हर्बेसियस का होता है। बड़ा समझाया बच्चों? ठीक, अगली बात सीखोगे बेटा। बेटा अब मान लीजिए ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक, ट्रांसपोर्ट किया, तो ये डाइसैकेराइड के फॉर्म होगा, और उसे हम बेटा कहेंगे सुक्रोज। क्या कहेंगे? ये हो गया डाइसैकेराइड।
समझ जाइएगा। ठीक बच्चों, अब बच्चों ध्यान देना, देखिएगा सोर्स लीफ है, लीफ में विशेष फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां हो रहा उस टिश्यू का नाम मेसोफिल है। अब इसके अंदर याद रखना क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, मैं यहां लिख भी दूं, इसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर है क्लोरोफिल। ये भी चर्चाएं, इसीलिए मैंने तुरंत कोशिश किया है, ये जैसे टॉपिक कंप्लीट हो तुरंत फोटोसिंथेसिस में हम लोग चले, इसका फिर मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा। वैसे मिनरल न्यूट्रिशन, लेकिन चलो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन की अच्छी बातें इस चैप्टर में हो गई हैं, इसलिए मैं उसको अच्छे से समझा ले जाऊंगा। अब देखिएगा बेटा, तुरंत बेटा, अब मानिए बेटा, यहाँ ग्लूकोज बना होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके बाद ये सुक्रोज में चेंज हुआ होगा, ये एक्टिव प्रोसेस से ये मेसोफिल से पहुंचा किसमें, कॉम्पेनियन सेल में। बात क्लियर हो गई? ठीक, फिर सुनेंगे, ग्लूकोज तो बना, अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक, और मैंने कहा यहां पे जो ये जा रहा है, ये किस प्रोसेस जा रहा है, एक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब ये निकालोगे मेरे बच्चों, ये जो डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक, जो सुक्रोज है, ये इस सेल की मेम्ब्रेन के द्वारा गए होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन होगी, और उसके कारण ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन गए होंगे और एटीपी एनर्जी खर्च की होगी। बेटा समझ में आया बेटा? पूरी बात आप समझ गए मेरी बात को? फिर से सुनिए बेटा ध्यान से, देखिएगा, ग्लूकोज बना, जब ये ट्रांसलोकेट किया तो सुक्रोज में के फॉर्म में किया, जब ये बेटा अगर इसमें गए होंगे, मतलब यहाँ से देखिएगा, मेसोफिल की सेल से जब ये बेटा पहुंचे किसमें, सी कॉम्पेनियन सेल, किसमें पहुंचे, तो ये जो गए होंगे ये मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा गए होंगे और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन गए होंगे, और बेटा एटीपी यूज हुआ होगा। इस पूरे घटनाक्रम को आपको पीछे पढ़ाया गया, उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? सबको समझ आया बच्चों? अब सुनेंगे बेटा, अब देखिएगा, इसके बाद इनका फिर ये यहां पहुंचे, क्लियर हो गए? ठीक है, अब यही सुक्रोज बेटा ट्रांसपोर्ट करके पहुंची बेटा सीव ट्यूब में। किसमें पहुंची, किसमें पहुंची, सीव ट्यूब में पहुंची बेटा। ठीक, अब बच्चों जब ये सीव ट्यूब में जब पहुंचेंगे बेटा, ए भी एक्टिव प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, मैंने इसको भी ऐसे दिखा दिया, ए भी एक्टिव प्रोसेस है। आगे बेटा क्या, नहीं, पिट्स के मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, मेम्ब्रेन तो होती है, पिट्स नॉट एपर्चर, पिट्स को मेम्ब्रेन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर मेम्ब्रेन ना तो मैं एक्टिव प्रोसेस भी कैसे पढ़ाता। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है, उस पर प्राइमरी वॉल नहीं तक होती है, और प्राइमरी वॉल है तो मेम्ब्रेन भी होगी। अब तो याद आ गया होगा। ठीक, खैर, तो ये बात समझ में आया मेरे बच्चों। ग्लूकोज बना सोर्स में, जो कि एक मोनोसैकेराइड है, ये ट्रांसपोर्ट हुआ सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि एक डाइसैकेराइड है, और ये ट्रांसपोर्ट हुआ एक्टिव प्रोसेस के द्वारा किसमें, कंपेनियन सेल, फिर कंपेनियन सेल से एक्टिव प्रोसेस हुआ किसमें हुआ, हैं, सीव ट्यूब। एक बात याद रखना, कहीं मान लो दिमाग से हट जाए, सीव ट्यूब में आना भी एक्टिव और सीव ट्यूब से जाना भी एक्टिव। ठीक, और सीव ट्यूब में बहना पैसिव। सुना, बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आपने ध्यान दे पाया। ठीक है, सुनिएगा, अभी देखिए मैंने 3 शब्द बोले बेटा, सीव ट्यूब में आना भी एक्टिव, सीव ट्यूब से जाना भी एक्टिव, लेकिन सीव ट्यूब में बहना पैसिव। समझाए बेटा? अभी हो जाए क्लियर, समझाए मेरे बच्चों? देखेंगे, अब देखो तुरंत बेटा,
जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज पहुंची, बच्चों तुरंत ध्यान देना, सुक्रोज वाटर सॉल्युबल है। क्या है बेटा? सुक्रोज क्या है बेटा? वाटर सॉल्युबल है। ठीक, अब देखिएगा, जैसे ये भी ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों, जैसे जैसे सुक्रोज जा रही आगे वैसे वैसे अपने साथ ही पानी भी ला रहा होगा, लेकिन ज्यादा पानी जाइलम से आएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, अब यहां पे देखिए, जैसे ही सुक्रोज यहां पहुंची तो इस जिस जगह मान लो ए पॉइंट है बेटा, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, सीव ट्यूब के ए पॉइंट पे सुक्रोज पहुंचने के कारण सल्यूट की मात्रा बढ़ गई। एक मिनट, ऐसे नहीं, एकदम देखिए, सल्यूट की मात्रा बढ़ गई। जब सल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझ आया बेटा? ठीक, तो एक कंडीशन यहां पे बन गई हाइपरटोनिक। कौन सी बन गई बेटा? हाइपरटोनिक। कंडीशन। ठीक बच्चों, अब देखिएगा बेटा, यहां हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। ठीक, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं बेटा, यहां पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। ठीक, मैंने अब आप देखिए, मैंने पहले हाइपरटोनिक शब्द यूज किया, मैं सीधे वाटर पोटेंशियल भी तो कह सकता था। मैंने स्टेप बाय स्टेप, वहां पे सबसे पहले सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण कंडीशन कैसी हो गई? हाइपरटोनिक। जहां पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, वहां पे वाटर पोटेंशियल कम होता है। क्या होता है बेटा? ठीक बेटा, अब तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे ऐसे किया बेटा, ये किया, इस तरह किया, इस तरह किया, समझ रहे हो बच्चों? ठीक बेटा, मैंने यहाँ पे ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ऐसे किया। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों? ठीक, अब बच्चों जवाब दो बेटा, जो आपको अच्छी तरह क्लियर है। यहाँ सल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई कंपेयर टू जाइलम। अब जाइलम के अंदर, यहाँ जाइलम वेजल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल कैसा है? कम है। तो वाटर का मूवमेंट जाइलम से सीव ट्यूब की ओर हुआ। बोलो बेटा, जाइलम से सीव ट्यूब की ओर हुआ बेटा। ठीक है, जैसे ही जाइलम से सीव ट्यूब के अंदर मूव किया, बच्चों ध्यान दो, पानी गया, इस पानी के कारण इसमें एक पुश फोर्स डेवलप हुआ, जिसे कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समझे बच्चों? स्टेप बाय, जैसे जैसे है उसको आप ऐसे पढ़ो, समझे? एनसीईआरटी में भी इसी तरह दिया गया है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी है। फिर क्लियर हुआ? अब आप बच्चों एक बात समझ रहे होगे, यहाँ एक बात तो मेरी मान ही लोगे बेटा कि अब यहाँ पे मैं बात कहना चाहता हूँ, जो अभी मैंने रिपीट की थी कुछ समय पहले, वेजल्स में मूवमेंट हो रहा था बेटा निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। बोलो, और सीव ट्यूब में मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्लियर हो गया? ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं बच्चों, तो मैं ऐसे अगर लिख रहा हूं तो इसे कहेंगे ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम। क्या कहेंगे? क्या कहूंगा? या मैं ये भी कह सकता हूँ ट्रांसप्रेशन पुल। आ गया? अब तो याद आ गया होगा बेटा। ठीक है, कितना समझाया मेरे बच्चों? पूरा समझा रहा बच्चों? तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो यहाँ पे आप मन है तो ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम लिख लो, और वैसे मैं प्रायोरिटी दूंगा ट्रांसप्रेशन पुल, चूंकि उस चीज़ को कहा गया बेटा। क्लियर है बेटा? ठीक, आलस नहीं आना चाहिए बच्चों। ये है ट्रांसप्रेशन पुल, और बेटा ये जो है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आ गया?
क्लियर हो बच्चों? तुरंत देखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया बेटा कि नहीं आ गया? क्लियर है? मैं यहाँ लिखूंगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक बात बताओ बेटा, जाइलम में ट्रांसलोकेशन नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन पॉजिटिव हाइड्रो, ये बात सही है कि गलत है? बोलो, क्लियर हो गया? अगर मैं कह दूं प्लांट में जो जाइलम के द्वारा जो मिनरल पहुंच रहे हैं वो नेगेटिव के कारण, और फ्लोएम में जो फूड पहुंच रहा है वो पॉजिटिव कारण, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों? ठीक, पूरी बात क्लियर हो गई? अब बच्चों ध्यान, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक क्या है बेटा? प्रेशर। ठीक है बच्चों ध्यान दो। तो इसके कारण इस पे पुल लगेगा कि पुश? पुश। क्या लगेगा? पुश। तो इससे डेवलप हुआ पुश, इसीलिए इसको प्रेशर फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेशर फ्लो। बड़ा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब ये जो प्रेशर लगा तो भाई प्रेशर तो उधर ही लगेगा जिधर कम होगा, ज्यादा से कम होगा, मैं ये बोलूंगा। ठीक। अगली बात देखो बेटा, यहां पे जो पार्ट है इसको मान लिया ये सिंक है। क्या बेटा? सिंक। ठीक। सिंक उसको कहा जाएगा जहां पे ये न्यूट्रिएंट का यूज होगा। आग बात समझे? या हम कहेंगे ग्रोइंग रीजन में। कहां पे होगा? ग्रोइंग रीजन में होगा। ठीक। अब देखिएगा जब ये सिंक हो गया बच्चों, देखिएगा तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ से आ रहा होगा, ठीक, ये ट्रांसप्रेस जो ये है प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोस्टैंड के द्वारा ये जो चल रहा है, यहाँ से बेटा जो जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये जो है ये मूव करके जाएगा सिंक वाले पास। सिंक कोई भी टिश्यू हो सकता है। क्या हो सकता है? टिश्यू, प्लांट टिश्यू कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई भी टिश्यू ले लिया, अब आप चाहे उसको फ्लावर टिश्यू मान लो, चाहे उसको रूट टिश्यू मान लो, चाहे उसे आप डेवलपिंग लीफ टिश्यू मान लो, चाहे उसे मेस्मेटिक टिश्यू मान लो, जो आपका मन हो। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, बात समझे बच्चों? अब देखिएगा, अब आप फिर देखेंगे बच्चों, जैसे आया तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण आया, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस के कारण आया। ठीक। अब देखिए इससे फिर बेटा ध्यान दो, मैंने एक बात आपसे कर रखी है, सीव ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का आना भी एक्टिव है और सीव ट्यूब से कार्बोहाइड्रेट का जाना भी एक्टिव है। ये बात समझे बच्चों? ठीक। अब देखेंगे बेटा, यहाँ से बेटा ये जो शुगर है या सुक्रोज है, चाहे शुगर बोलो चाहे सुक्रोज बोलो, ये सीव ट्यूब से बेटा टिश्यू में गया जहाँ इसका कंज्यूम होगा। वहाँ पे या तो ये शुगर का यूज एनर्जी के रूप में होगा, वहाँ पे या तो शुगर ये स्टोर के रूप में होगा, वहाँ पे शुगर या तो ये स्ट्रक्चर के रूप में होगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पे 3 शब्दों का यूज किया, एनर्जी, सेलुलोज एंड स्टार्च। समझे बच्चों? ठीक। अगर उसने सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया और उससे एनर्जी निकाली थ्रू रेस्पिरेशन, या उसको ले जाके बेटा उसने जाके वहाँ पे स्टोर कर लिया तो स्टार्च के रूप में, या उसने वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना लिया तो सेलुलोज के रूप में। तो और भी रूप होते होंगे, यहाँ मुख्य चीज़ें ये बताई गई बेटा। ठीक। तो यहाँ पे शुगर का यूज जो है बेटा या तो एनर्जी के लिए होगा बेटा, या बेटा यहाँ पे स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, यहाँ बेटा या स्ट्रक्चर बनाएगा तो सेलुलोज के रूप में। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखेंगे, इसी को कंपेयर अभी हम आपकी बुक में जो डायग्राम उससे भी कराना, ध्यान रखिएगा, पूरी एक एक लाइन वो आया भी डायग्राम। देखिए यहाँ से सल्यूट निकल गया बेटा, जब यहाँ सल्यूट निकल जाएगा बेटा, अब आप बच्चों दो, जब इस सोल्यूशन से सल्यूट निकल रहे हैं तो ये कंडीशन में आप बताइए इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? सल्यूट हट गया तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फिर ठीक, धीमे धीमे एक एक स्टेप लेके चलना है। ठीक। अब मैंने कहा यहाँ पे बेटा ऐसे लिया बेटा, ये वाटर पोटेंशियल बढ़ा।
ठीक। वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, देखिए बहुत ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे एक्सेप्ट करना, ना अच्छी लगे तो रिजेक्ट करना, फॉरवर्ड नहीं रिजेक्ट कर देना। क्यों? जो अच्छी नहीं तो क्यों आप फॉरवर्ड करोगे बेटा? ठीक है, कैसे? अगर आप गौर कर रहे होगे मेरे बच्चों, ठीक, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी तो एक बात गौर करिएगा, यहां पे वाटर फिर लौट आया, वाटर का जाना सीव ट्यूब में, वाटर का आना सीव ट्यूब से, ये बेटा ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है। क्या बेटा है? समझाए बच्चों? ये क्या है? ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस। क्लियर हो गया बच्चों? बात समझे बेटा? फिर सुनिए, इस जगह पे मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर आप गौर करें मेरी बात पे, तो ए पॉइंट पे वाटर और सीव ट्यूब के बीच में ऑस्मोसिस पैसिव है, ठीक, और सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल या सोर्स के बीच में एक्टिव है। उसी प्रकार से मालूम मैंने इसको बी पॉइंट माना बेटा, ठीक। आप देखेंगे यहां पे जहां पे सिंक की जगह है, वहां पे अगर आप देखिएगा सीव ट्यूब से वाटर रिटर्न होके अगर जाइलम में आ रहा तो ऑस्मोसिस पैसिव है, और अगर सैल्यूट की बात की जा रही है, सैल्यूट की बात की जा रही है तो एक्टिव है। बोलो बच्चों, समझ आया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए, तो ये अब आप जवाब दो, ये प्रेशर ग्रेडियंट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। बोलो बेटा, इसी को बेटा जब उन्होंने टर्गर प्रेशर के रूप में बताया, मैं उसके भी रूप में बता दूंगा। यहाँ पे देखा वाटर पोटेंशियल भी ग्रेडियंट हुआ, ठीक है, और इसी कारण मूवमेंट हुआ। बड़ा कितना समझाया मेरे बेटा? पूरा समझा कि नहीं? ये की कॉन्सेप्ट आपको पहले जानना है बेटा, ठीक। अब हम इसी का उपयोग करेंगे जो एनसीईआरटी में एक फिगर बना, उसी ग्रुप में बहुत अच्छे से देखिएगा। पहले तो यहाँ से समझा के बेटा, इसी का मूवमेंट होता रहता होगा, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, एक एक लाइन लेनी है बेटा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो बच्चों, accepted mechanism for the translocation of sugar from source to sink is called pressure flow hypothesis। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं बेटा। उन्होंने फिगर दिया है बच्चों, ठीक। अगर आप इस फिगर को भी कंपेयर कर रहे हो बेटा, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए सीधे सीधे एनसीईआरटी फिगर को ही उतारना, और ये फिगर आपको ऐसे याद करना है। थ्योरी आप इससे सीखोगे, ठीक है, और एनसीईआरटी फिगर आप एनसीईआरटी के जैसा बना वैसे सीखोगे। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चों, ये देखिएगा, ये ले लिया मैंने, ये जो बीच में दिखा रहे हैं ये सीव ट्यूब है। क्या बेटा? सीव ट्यूब है। देखना बच्चों, पूरे नाम वही याद करना, सीव ट्यूब है, ठीक बेटा। और जैसे बेटा यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा बेटा, ऐसे किया, ठीक, और फिर उन्होंने इस तरह से दिखाया, इस तरह से। क्लियर हो गया बेटा? देखिएगा, अगर आप गौर करोगे बेटा, जैसा उन्होंने बनाया है, तो ये सीव ट्यूब हो गया और ये शुगर हो गई। क्या हो गई? शुगर है। पूरे शब्दों को इससे कंपेयर करिए आप लोग, ठीक है बेटा। देखिए, और ये जो है, मैं ये पॉइंट में जोड़ रहा हूं, लैंग्वेज चित्र में आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की ही याद करनी है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कहूँगा। अगर आप बताना, मैं लिखूंगा नहीं, ये जो है ग्रीन ग्रीन जो नजर आ रहा, मीजोफिल टिश्यू है। यही तो मीजोफिल की बात हुई। बोलो बेटा, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, मीजोफिल टिश्यू है, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा उन्होंने, एंट्री ऑफ शुगर फ्रॉम मीजोफिल टू सीव ट्यूब। देखो बच्चों, देखिए लाइन लिखा है, शुगर इंटर सीव ट्यूब, ठीक, शुगर इंटर सीव ट्यूब। ये पॉइंट एज इट याद रखना है, शुगर
इंटर सीव ट्यूब, बहुत ध्यान देना। फिर देखिए क्या लिखा, वाटर, बोलो, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ये बात समझे बेटा? ठीक, फिर देखिए बेटा, शुगर इंटर सीव ट्यूब। अब आप जैसे ही शुगर पहुंची होगी सीव ट्यूब में, हाइपरटोनिक कंडीशन हुई होगी, वाटर पोटेंशियल कम हुआ होगा, वाटर तुरंत पहुंचा इसका, ठीक है। और जैसे ही वाटर इसमें पहुंचा तो वहां पे याद करो टर्गर प्रेशर बढ़ा होगा। और जब क्यों टर्गर प्रेशर मैं कह रहा हूं, जब वाटर गया होगा तो उसने जाके सीधे जाके वैक्यूल में भरा होगा सेल, ठीक, और उसका प्रेशर किस पे पड़ा होगा, सेल वॉल पे। और जब सेल वॉल पे जब प्रेशर पड़ा होगा उसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीपी हाई। आया बच्चों? देखिए अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लीफ में, या मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, सोर्स में टर्गर प्रेशर हाई की लो, हाई। समझ आया मेरे बच्चों? ये सीखेंगे आप लोग। फिर देखिएगा बेटा एनसीईआरटी का खेल देखो। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं, ये देखिए इस तरह लिया, वहां पे इन्होंने इस तरह से इस तरह लिया और वहां इस तरह दिखा दिया। ये एक बड दिखाई, क्या दिखाई बेटा? बड कंडीशन दिखाई है। टिप ऑफ स्टेम या बड है, टिप ऑफ स्टेम, ठीक। यहां लिखा होगा शुगर लीफ फ्रॉम सीव ट्यूब। आया बच्चों? ठीक, आप इसका शुगर लीफ फ्रॉम सीव ट्यूब। सारी जगह एक साथ लिखा, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। देखो लिखा है, ठीक है, क्लियर है। वाटर पूरे याद करेंगे, फॉलो बाय ऑस्मोसिस। ठीक, देखेंगे जब इससे सीव ट्यूब से शुगर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि डेवलपिंग है, और इस समय ये किसकी तरह काम कर रहा है? सिंक की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है? सिंक। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक बेटा, ये एक्ट एज ए सिंक, ये शब्द आपको याद रखना है बेटा, सिंक है। अब आप बच्चों जवाब दो बेटा, जब यहाँ पे सिंक की तरह काम किया और शुगर यहाँ से, तो टर्गर प्रेशर कम। देखो आ गया बच्चों? ठीक, तो यहाँ पे याद रखेंगे टीपी डिक्रीज। अब इसी से रिलेटेड आप वाटर प्रूफ कुछ भी क्वेश्चन आप करें, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी देती है याद कर लो, बाकी मैंने उस पर सब चीज़ें आपसे मेंशन कर दी। ठीक बेटा, अब देखिएगा फिर यहाँ पर उन्होंने बेटा मान लो रूट ले लिया बेटा, यहाँ पे ऐसे ले लिया। यहाँ पे अगला फिगर देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ए बी पोर्शन सिंक है। क्या बेटा? सिंक है। ठीक, एक उन्होंने बड कंडीशन वाला कंडीशन सिंक को दिखाया है, दूसरा उन्होंने रूट वाली रीजन को भी उन्होंने सिंक दिखाया। आप देख सकते हैं बेटा, ठीक, रूट दिखाया गया है। देखिएगा ये बहुत अच्छी लाइन है, देखिए शुगर लीव फ्रॉम सीव ट्यूब, सीव ट्यूब किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और क्या लिखा है? स्टोरेज। ठीक, मेरी राइटिंग ना शायद भूल लीजिएगा। देखिए अब एक बात सीखो बेटा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टोरेज यहाँ भी है, सॉरी बेटा, यहाँ भी मेटाबॉलिज्म होगा,
लेकिन स्टोरेज नहीं होगा, चूँकि वहाँ कंज्यूम होगा। रूट के केस में मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा और स्टोरेज के भी करेगा। ये बात समझे बच्चों? जब इसने मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज के रूप में किया बेटा, तुरंत बेटा दें वहाँ, यहाँ पे देखिए वाटर क्या लिखा है बच्चों, फॉलो बाई ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। और यहां पे आप खुद देखिए फिर टारगेट प्रेशर क्या है, लो। ठीक, तो एक बात आप देख रहे होगे, और यहां टारगेट प्रेशर हाई है। अब ये पूरा तो मैंने नहीं बनाया, आपको बुक में बनाई हुई बेटा देख रहे होंगे। तो जो आप देखिए यहां टारगेट प्रेशर लो है, यहां टारगेट प्रेशर लो है, मतलब जहां सिंक है वहां टारगेट प्रेशर कैसा है, लो। जहां सोर्स है वहां टारगेट प्रेशर कैसा, हाई। तो बेटा तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण मूवमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, जो लिखी लैंग्वेज आपको यही याद करना है बेटा, बाकी नहीं पढ़ना। ठीक, फिर यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं बेटा, सीधे सीधे शुगर सोल्यूशन फ्लो द रीजन ऑफ लो टारगेट प्रेशर। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है शुगर सोल्यूशन फ्लो वहां हो रहा है, शुगर सोल्यूशन फ्लो sugar solution flow from low target pressure, लो टारगेट प्रेशर। ठीक है बेटा, देखिए इधर भी लो है और इधर भी लो है, चाहे वो टारगेट प्रेशर अपवर्ड लो है तो उधर जाएगा, चाहे डाउनवर्ड लो है तो उधर जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? और प्लांट में देखो तो कई डायरेक्शन हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? ठीक, एक बात सुनो, लेकिन जब सोर्स सिंक के बीच में मूवमेंट केवल दिखाओगे, केवल बात करोगे तो बाई डायरेक्शनल को क्या कहोगे, और प्लांट की कंडीशन की बात करोगे तो कैसा हो गया, मल्टी डायरेक्शनल। बड़ा समझ आ गया? कितना समझा है मेरे बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा? ठीक, अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दोनों फिगर पे गौर करना, भी एक चीज और चर्चा करेंगे हम आपसे। तुरंत देखिए, देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे देखिएगा। सुगर देन मूव इनटू फ्रॉम सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल एंड देन इनटू लिविंग फ्लोएम सिव ट्यूब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों ध्यान देना, देखिएगा अगर भोजन, बेटा ध्यान देना, सोर्स से सिव ट्यूब में आ रहा, इसको अपलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? इन्होंने शब्द यूज किया एनसीईआरटी में, लोडिंग। क्लियर है? ठीक है, देखिए नोट कर लो बेटा, ये पॉइंट नोट करिए बेटा। ठीक है, देखिएगा फूड फ्रॉम source to sieve tube, food from source to sink, लिख लीजिएगा यहाँ पे, food from source to sink is uploading। नोट करो अपलोडिंग। ठीक है बेटा, फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, अपलोडिंग, एक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, फिर देखेंगे बेटा दूसरा पॉइंट बेटा, फूड फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक, डाउनलोडिंग। क्या कहेंगे? अनलोडिंग। क्या कहेंगे? अनलोड कहेंगे। अनलोड शब्द सही है बेटा, अनलोड। क्लियर? देखिएगा अगर फूड फ्रॉम, कोई बात नहीं, फूड फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक, इसको क्या कहेंगे बेटा? अनलोडिंग। क्या कहेंगे? तो अपलोड एंड अनलोड। आगे उठा,
उन्होंने लिखा है बेटा एनसीईआरटी ने, ठीक है, अपलोड एंड अनलोड, क्लियर, ठीक। देखिए यहाँ पे देखना बच्चों, ठीक बच्चों, ये देखिएगा, दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूस हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। आया बच्चों, हाइपरटोनिक कंडीशन, देखो मैंने लिखा होगा हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक। वाटर इन एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। तो देखिएगा एक बात ध्यान देना, अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइपरटोनिक जो कंडीशन आई है वो बेटा ध्यान देना सल्यूट के एक्टिव के कारण और सॉल्वेंट की पैसिव के कारण है। बात समझो ना, सल्यूट के किसके कारण? एक्टिव, क्योंकि सुक्रोज यहाँ सल्यूट है, यहाँ आ रहा था वो एक्टिव हो गया, और यहाँ पे वाटर कैसा है? सॉल्वेंट है, वो कैसा हो गया? पैसिव। ये पॉइंट समझ क्लियर हुआ बच्चों? फिर बेटा ध्यान दें, तो इस घटनाक्रम को जो सोर्स से, बेटा ध्यान देना, अगर सोर्स से और सिंक की ओर जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे सोर्स टू सीव ट्यूब हो जाएगा, इसे अपलोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक, लोड किया गया या लोडिंग शब्द यूज कहेंगे। अब सुनेंगे, अगर यहाँ से निकलेगा तो इसे क्या कहेंगे? अनलोड कहेंगे। क्या कहेंगे? अनलोड। क्लियर है? ठीक, तो एनसीईआरटी जो लिखती है बेटा यहाँ पे देखिए, देखो, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक इन द फ्लोएम, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ये पैसिव प्रोसेस द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप द फ्लोएम सैप विल मूव टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। अब देखिए इसके कारण बेटा जो है मैं कहूँगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव हुआ, और ये पुश फोर्स हुआ। कैसा हुआ? तो मैं इसे कहूँगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा हुआ? बड़ा समझ आ गया? कैसा हुआ? आपको मैंने कई बार बताया, जब पुश किया जाता है तो पॉजिटिव, और जब पुल किया जाता है तो निगेटिव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। एट सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट द फ्लोएम सैप इनटू सेल which will use the sugar converting into energy, starch and cellulose। देखो दे दी लाइन, ठीक है। या तो मेटाबॉलिज्म में उसका यूज करेंगे, या तो स्टोरेज के रूप में उसका यूज करेंगे, या फिर स्ट्रक्चर बनाने में करेंगे। और भी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य इन्हीं चीज़ों में है। जहाँ एनर्जी है तो मेटाबॉलिक याद रखेंगे, जहाँ स्टार्च है तो स्टोरेज याद रखेंगे, जहाँ सेलुलोज है वहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखेंगे। एक स्ट्रक्चर सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाता है। बोलो बच्चों, समझ आ गया? ठीक, पूरा ये कंपेयर करके दोनों याद करना आप लोगों को। सुगर आर रिमूव बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, वाटर मूव आउट टू द फ्लोएम। अब देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे वहां से सेव ट्यूब से शुगर का मूवमेंट सिंक की ओर हुआ तो सॉल्यूट की मात्रा कम हो गई, तो मैंने सरल रूप में करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो वाटर जाएगा कहाँ पे? जाइलम में। आ गया बच्चों? ठीक, तो एक बात तो यहाँ ये भी क्लियर हो रही है कि जाइलम में देखिए, जाइलम जो है वाटर का लेन देन रूट के द्वारा सॉइल से तो करता ही है, लेकिन फ्लोएम से भी करता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आया? ठीक, कितने लोगों को समझ में आ गया ये बताएं ईमानदारी से, और बेईमानी से बताएं कितने लोग समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? बताओ बेटा। हाँ दोबारा बता देंगे, दोबारा बता देंगे, तीसरी बार भी बता देंगे। कहाँ पे? शुगर सोल्यूशन फ्लो फ्रॉम, हाँ हाई टू लो होगा, हाई टू लो। हाँ अच्छा, हाँ केवल लिखा है यहाँ देखिए,
ऐसे हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर। आ गया बेटा? ठीक, बच्चे देखिएगा, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब ये इसी से सारा समझ जाओ बेटा। हाई यहाँ है तो इस लो है, दोनों जगह देखिए आप लोग। ठीक, आगे आओ बच्चों, देखिए एक्चुअली में इसमें कुछ भी नहीं है देखा जाए, बस वो टर्गर प्रेशर कभी बोल दिया, कभी वाटर पोटेंशियल बोल दिया, कभी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बोल दिया, कभी सॉल्यूट पोटेंशियल बोल दिया, बस वही चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। बोलो अच्छा, और देखा जाए तो मतलब सबके एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में निकलते रहते हैं। ठीक, आगे आओ बच्चों, समराइज करेंगे बच्चों। द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिन एट द सोर्स, ठीक, वेयर शुगर लोडेड actively into the sieve tube, loading the phloem set up water potential gradient that facilitate mass movement in the phloem। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण बड़ा कैसा मूवमेंट होता है? मास मूवमेंट, इसीलिए इसको मास फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आया बच्चों, जब टर्गर प्रेशर आया तो प्रेशर आ गया, और फ्लूइड के मूवमेंट होने लगा तो क्या हो गया? मास फ्लो। बताओ बच्चों, समझ आ गया? अभी कल इस एनसीईआरटी करा दें तो एक टेक्निकली पूरा आप हो जाए, फिर मैं एक बार और करा देता हूँ बेटा। फिर देखिए बच्चों, फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब से, सबको पढ़ा, एनाटॉमी की बात आ गई, विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम एंड होल्स। बेटा देखिए, देयर एंड वॉल इज ए सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। आया बच्चों? देखिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इसलिए इन्होंने कहा होगा क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो साइटोप्लाज्मिक के धागे एक होल से दूसरे होल की ओर मूव करते हैं। ये बात समझे बच्चों? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल सीव प्लेट फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। इसको बॉक्स में करो, कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। आया बच्चों? ठीक, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए एनसीईआरटी, देखो पहले तो मैंने पूरा बता दिया ये कॉन्सेप्ट सीखे, तो उसमें मान लो कोई क्वेश्चन उधर बनाने की कोशिश भी करता है तो आप बेटा इनसे एक एक लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो जो ये मैंने दिखाए हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। क्या बेटा? क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्मिक इसलिए कहा गया कि इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो मैं प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक, अब देखिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ये लगातार स्ट्रैंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ आया? कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट किनको कहा गया? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को कहा गया। किनको कहा गया? ठीक है, ये बात समझ आ गया? इसे कर लीजिएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट एज, अब देखिए अब लाइन इन्होंने दिया एज, बच्चों ध्यान दें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द फ्लोएम सीव ट्यूब इंक्रीजेस। ठीक, अब बच्चों बताओ जो इसमें मूवमेंट हो रहा है ये सिम्प्लास्ट की एपोप्लास्ट? ये क्या होता है? इधर से सीव ट्यूब में सिम्प्लास्ट कैसे हुआ बेटा? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट नहीं हुआ? बोलो, नोट करो, नोट करो कहीं पे, सिम्प्लास्ट सेप ट्यूब में जो मूवमेंट होगा वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा और पैसिव होगा, और पैसिव होगा। मैंने आपसे एक बात क्लियर कर रखी है, रास्ते हैं जो पथ हैं वो एक्टिव पैसिव नहीं होंगे, वो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट इज ऑलवेज पैसिव। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, फिर आगे बढ़िए, अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़िए। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड पैसिव। फिर देखेंगे बच्चों hydrostatic pressure in the phloem sieve tube increases, pressure flow begin
द सैप मूव फ्रॉम थ्रू द फ्लोएम एट द सिंक, इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसफर आउट टू फ्लोएम एंड रिमूव। नीचे एक फिगर दिया गया है, बट आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया है। फिर देखेंगे बच्चों, इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होके गई है वो या तो मेटाबॉलिज्म में यूज होगी, या बेटा कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, या फिर कोई और चीज़ों में होगी, इसीलिए उन्होंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये सारा काम सिंक में होगा। कहाँ होगा? सिंक में। लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूसेस हाई वाटर पोटेंशियल। अब इनकी क्या बदमाशी है, कहीं पे ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया, कहीं पे वाटर पोटेंशियल बोल दिया, कहीं पे वाटर का प्रेशर बोल दिया, इस तरह से अलग अलग शब्द बोला उन्होंने, कहीं पे हाइपरटोनिक बोल दिया। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आप लोग एक ही बात पकड़ के रहो, सॉल्यूट बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल घटेगा, सॉल्यूट घटेगा वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, इसको पॉइंट पकड़ो, सारे निकलते चला जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको करिए। इसको देखेंगे बेटा, वाटर आउट एंड रिटर्न टू द इवेंसी टू द जाइलम। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, बच्चों ध्यान दो, जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है उससे ये प्रूफ हमें करना है कि फूड का कंडक्शन किसके द्वारा होता है। ठीक है, वो हम उस टिश्यू को आइडेंटिफाई करेंगे कि फूड का कंडक्शन या शुगर का कंडक्शन किस ट्यूब के द्वारा होता है, और उस ट्यूब का नाम है फ्लोएम सीव ट्यूब। क्या नाम है? पहली लाइन पढ़ो इसके, जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट दिया, मैं अभी समझा दे रहा हूं बेटा। देखिए बच्चों, देखेंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट कार्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट देखिए बच्चों, यूज इसको लाइन पूछ सकता है, यूज आइडेंटिफाइड टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। बात समझे बेटा? इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू से होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं बेटा। आपको मैंने सेकेंडरी ग्रोथ बताई है, एनाटॉमी भी बताया है। ठीक, चूंकि यहाँ पे इन्होंने बार्क शब्द यूज किया है, ठीक, तो इसके मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो गई। अगर बार्क नहीं होता, एपिडर्मिस केवल होता, तो बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ होता। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझे बेटा? अब देखिएगा, मैं इस चित्र को हटाऊंगा तो नहीं, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं तीनों कंपेयर करना इसलिए नहीं हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिएगा बच्चों ध्यान दो, ये आप याद करो, अगर किसी सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें हो गई है, सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें हो गई है, उसके सेंट्रल पोर्शन का जो जाइलम होता है उसको हम हार्टवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसको हम ड्यूरामेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहले तो ये बात समझ में आई, याद आई, क्लियर हो गया? ठीक, ये देखिए, मैंने ऐसे कहता, मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये हार्टवुड है। ये क्या है बेटा? हार्टवुड है। ठीक, हार्टवुड, जो हमारे हार्ट की स्पेलिंग है वही यहाँ भी है। इसको ड्यूरामेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये सेकेंडरी जाइलम का बना होता है। किसका बना होता है? कुछ याद करो, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है टैनिन के कारण। याद आ रहा है? याद आया भाई? अब रिकॉल करिए, जैसे मैं फोटो कंप्लीट करूंगा तो पिछले फिर रिवीजन में आपसे कराऊंगा, पूछूंगा बेटा, और पढ़ के आइए बेटा। अब इस मैंने बता दिया। फोटो सिंथेसिस के बाद अगला चैप्टर मैं शुरू करूंगा जब इतना पूरा आपको अच्छी तरह से कंप्लीट याद हो जाएगा। समझे बच्चों? भाई हमसे पढ़ तो सभी रहे हैं, जो बाद में उनको तो बताएंगे, लेकिन आपको ये तो आप कम से कोशिश तो करो। हम ऐसे नहीं कि हम आगे चलते चले जा रहे हैं और पीछे भूलते चले जा रहे हैं, उस रिजल्ट का मतलब जीरो। ठीक, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओ, याद करते जाओ, उसका कोई पॉजिटिव होगा। ठीक, मैं कहूँगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह होगा, अब बोलते चला तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह होगा। अब आप समझदार हो, क्लियर हो गया? ठीक बच्चों, याद है? फिर याद करना बच्चों, ये हार्टवुड है। ठीक, हार्टवुड है बेटा। हार्टवुड का पेरीफेरल पार्ट जो होता है, बच्चों ध्यान दो,
जो सेकेंडरी जाइलम से बना होता है उसे सैपवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? थोड़ा ध्यान दे इधर भाई, ठीक है। सैपवुड कहते हैं, सैपवुड। बेटा सैपवुड हार्डवुड में सेकेंडरी जाइलम किस में है? बोलना नहीं कोई, बोलना नहीं कोई। हार्डवुड में। बैठ जाओ, इसलिए कहते मेरे ध्यान से पढ़ो, दोनों में। अरे हाँ नहीं, एग्जाम में भी करोगे हाँ, गलती हुई बोलो। एक एक बार बड़े ध्यान से सुना करो। जब आप लोग सुनते नहीं, हंसते हो, हंसी मजाक करते हो, वो आप, मेरा नुकसान नहीं हो रहा, हमें क्या, हमें तो जो याद है बता दिया, आप अपना नुकसान कर रहे हो। दो गलती हुई छोटी सी। अब ये क्यों गलती हुई? इसलिए नहीं कि नहीं मालूम नहीं, इस बच्चे को मालूम है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं अच्छा है। जब कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता तो इंसान बस जो आया बोला, जो आया दिमाग वही बोल दिया, उसको एनालाइज नहीं कर पाता है। और जब एनालाइज नहीं कर पाता तो जब गलत हो जाता तो कहता अरे ये क्या हो गया। ये चीज ध्यान रखें बेटा, ठीक है, गलती ना करिए। तो बेटा ये सैपवुड है और दोनों ही बने होते हैं सेकेंडरी जाइलम। किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं बेटा? सेकेंडरी जाइलम। ठीक, बड़ा याद रखेंगे। जो इसके बाद जो पोर्शन आता है बेटा वो सेकेंडरी फ्लोएम है। क्या बेटा? ये सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, अब अगली चीज सीखना बेटा, आउटसाइड द एंडोडर्मिस। बच्चों ध्यान देना, ठीक, आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी बेटा, आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम जो भी टिश्यू होता है उसे बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर आप याद करोगे जो उसके बाहर को फ्लोएम होता है। क्या होता है? ठीक, उसके फ्लोएम के बाहर की ओर कॉर्टेक्स भी हो सकता है, अदर टिश्यू भी हो सकते हैं, जो आप लोग बड़ा पेरिडर्म के नाम से जानते हो। किसके नाम जानते हो? क्लियर है? अब मैं इतना सब, अब आपका जिम्मेदारी है, मैं कहूंगा अगर यहां से बार्क को रिमूव किया गया, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन लिख रहा हूं, बार्क को अगर रिमूव करेंगे जिस जगह रिंग के फॉर्म में, ठीक है, बार्क रिमूव रिंग फॉर्म, बार्क रिमूव रिंग फॉर्म, ठीक, तो जो ये रिमूव होगा तो इसमें कौन से टिश्यू जाएंगे? तो इसमें सेकेंडरी फ्लोएम जाएगा और अब हम सीधे बोल रहे हैं इसमें पेरिडर्म जाएगा। अब समझो बेटा, आप लोग आ गया? बोलो बेटा। अब मैंने कॉर्टेक्स ऑर्टेक्स तो नाम नहीं लिया, अब ये आप समझो कि पेरिडर्म में कॉर्टेक्स भी आएगा, पेरिडर्म में फिलेम भी आएगा, पेरिडर्म में फिलोजेन भी आएगा। आ गया बच्चों? एनसीईआरटी कहती है कि बार्क को रिमूव किया किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म। ठीक, अगर मैं इसी को मान लो ट्री मान लूं बच्चों, और यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ बेटा जो नहीं दिखा, तो इस तरह से मान लो ये लीफ है बेटा, ये लीफ रही होगी, लीफ में दोनों गए होंगे, ठीक, और मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ये देखिए ये रिंग बार ये हट गया, मैं एक ही इस फिगर में ले रहा हूँ, इसको इस तरह ले लिया, ये देखिए, ठीक है। तो आप खुद समझदार बच्चों हो, तो यहाँ पे जो बार हटा तो आप देखते हैं फ्लोएम का ही पार्ट हट गया बेटा, ठीक। अब बच्चों देखिएगा, हम चाहे ट्रिक, लेकिन मैंने इसको इससे एक ही में दिखाने की कोशिश किया। अब देखो लीफ ने फोटोसिंथेसिस की होगी तो सुक्रोज के मूव किया होगा, और ये मूव करके बेटा जब यहाँ तक आया होगा फ्लोएम के द्वारा तो यहाँ पे रुक गया होगा। इसीलिए ये जो है रिंग के ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है? ये स्वेल होने का कारण क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ फूड। आ गया बेटा? एक्युमुलेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब वो सुक्रोज है, अगर वो स्टोर्ड हो रहा है तो स्टार्च में होगा कन्वर्ट। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। अब आप बताइए बेटा, देखेंगे और जो यहाँ फ्लोएम के कारण ये हुआ तो इसके मतलब क्या हुआ? अगर स्वेलिंग यहाँ से भी होती तो इसके इधर भी फूड का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हो रहा केवल अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है?
कि फूड का मूवमेंट कैसा होता है, डाउनवर्ड। किधर होता है, बात समझे बच्चों, डाउनवर्ड हो रहा है, तो इस एक डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना, सोर्स से सिंक की ओर हो रहा है, सोर्स से सिंक की ओर हो रहा है, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर हो रहा है। ये बात समझ आ गई बच्चों। अब एक बात सिखाएंगे, अगली बात, एक दो कदम और आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फूड का कंडक्शन किस टिश्यू में होता है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वो फूड का कंडक्शन वाला टिश्यू वो है बेटा फ्लोएम। फिर उससे ये भी पता लगता है इसमें जो फ्लोएम में जो फूड का कंडक्शन होता है एक डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन होता है? अब वो जो एक वो डायरेक्शन है वो सोर्स टू सिंक की ओर होगा, ये इन्होंने कहा। बात बताओ समझ में आ गई बेटा? कितना समझ में आया मेरे बच्चों? पूरा? अब देखिएगा, अब ये एक कदम और आगे जो इसमें नहीं दिया, मैं वो भी बात करेंगे। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दूं बेटा। देखो बच्चों, देखिएगा एक एक लाइन, आइडेंटिफाइड टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक, ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, रिंग ऑफ बार्क, ट्रंक ऑफ ट्री इसको बॉक्स में करिए, रिंग ऑफ बार्क अप टू डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर, फ्लोएम लेयर, फ्लोएम लेयर तक को बार्क को हटाया गया। जब बार्क हटेगी तो फ्लोएम ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक। केयरफुली रिमूव इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड द पोर्शन ऑफ बार्क above it ring on the stem becomes swollen after few weeks, few weeks कोई बॉक्स में कर लो। जो swelling आती है few minute, few hour, few days, few week, क्वेश्चन बना सकता है बेटा ये। अब ये चीज आपने पढ़ी है, नजर पड़ी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। कुछ हफ्तों बाद ये स्वेल कर पाता, few weeks याद रखना बेटा। फिर आगे आएंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट शो फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो ये एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, इससे प्रूफ होता है ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। बेटा इससे ये प्रूफ होता है बेटा वन डायरेक्शन की, मैनी डायरेक्शन की, बाई डायरेक्शन। देखिए मैं यहां एक लाइन जोड़ा हूं, सोर्स टू सिंक, आया बच्चों, ठीक। अब बच्चों देखिए, इनके अनुसार एक डायरेक्शन में हो गया, लेकिन बाई डायरेक्शन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि सोर्स सिंक चेंज होते हैं। बाई डायरेक्शन किसने प्रूव किया था? सोर्स सिंक क्या है बेटा? इंटर कन्वर्टेबल है, कंडीशन के आधार पे, इन्वायरमेंट के आधार पे, ठीक है, सीजन के आधार पे, ठीक। अब एक बात और आगे बेटा, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना। देखिए देखो यहां पे नीचे रूट्स होंगी, रूट्स होंगी, ये गौर करो। जब ऊपर से भोजन नहीं आ रहा है, भोजन यहीं पे रुक गया है, तो रूट्स को भोजन मिल पा रहा होगा? नहीं मिल पा रहा होगा। इसे कहते हैं स्टारवेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। तो जब रूट स्टार्व हो गई तो मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। जब मिनरल वाटर को प्रॉपर, जब एनर्जी नहीं तो कहाँ से एब्जॉर्ब कर पाएंगे? ज़्यादा एनर्जी तो यही से मिलती है। क्लियर हुआ? आपने पढ़ा भी, मोस्टली जो मिनरल्स एब्जॉर्ब कैसे, एक्टिव, ठीक है। तो पहले रिंग एक्सपेरिमेंट में पहले इफेक्ट किस पे गया? रूट पे, ठीक। अब इसने मिनरल वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक। तो जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसप्रेशन पुल के द्वारा पानी ऊपर जा नहीं पाएगा। तो जब ऊपर जा नहीं पाएगा, पानी मिल नहीं पाएगा, तो लीफ हो जाएंगी विल्ट। क्या हो जाएंगे? आए बच्चों? तो देखना बच्चों, बहुत अच्छे सीखो, ये पॉइंट बहुत पूछते हैं। देखिएगा, भोजन की कमी के कारण रूट में क्या हुआ? स्टारवेशन। क्या हुआ? तो स्टारवेशन शब्द किसके लिए आया? रूट के लिए, ठीक। अब जब इन्होंने, लिख लीजिएगा बेटा यहां पे, ठीक बेटा।
अब सुनिए, जब ये मिनरल एनर्जी इनको मिलेगी नहीं तो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करें तो ऊपर क्यों पानी का मूवमेंट भी धीरे धीरे कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण ये हो जाएंगे विल्टिंग। क्या होगा, विल्टिंग, मुरझा जाएंगे। तो देखिएगा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का पहला इफेक्ट रूट पे है, बाद में इफेक्ट लीफ में। आया बेटा, ये भी नोट कर लो, कहीं पूछ सकता है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट होता है तो फर्स्ट इफेक्ट किस पे है बेटा, रूट्स पे है, ठीक, और देन इफेक्ट किस पे है, लीफ पे। आया बच्चों, तो स्टारवेशन शब्द किसके लिए यूज किया गया, रूट के लिए, और विल्टिंग शब्द किसके लिए यूज किए, लीफ के लिए। ये पॉइंट याद रखना बेटा। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब एक बार देख लो फिर से, देखो बेटा, पहले इधर से देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस जहां भी होगी, जहां भोजन का निर्माण होगा, उसे सोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक। तो क्या मैंने यहाँ पे सोर्स दिखाया, जहां भोजन या फोटोसिंथेसिस दिखाया, ठीक, लीफ को दिखाया। लीफ में फोटोसिंथेटिक टिश्यू कौन है, मीजोफिल। कौन है बेटा, और ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसने जब भोजन का निर्माण किया तो भोजन हमेशा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज चेंज किस में होता है, सुक्रोज। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। अब ये सुक्रोज मेसोफिल से मूव करके कहाँ पहुंचा बेटा, कंपेनियन सेल, एक्टिव प्रोसेस। फिर देख, कंपेनियन सेल से सेव ट्यूब में पहुंचा, एक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ सेव ट्यूब में सल्यूट तो आ रहा है, तो कंडीशन कैसे हो गई, हाइपरटोनिक। और जहां हाइपरटोनिक कंडीशन होती है वहां ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक, वाटर पोटेंशियल कम। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, तो जो यहां से यहां तक मूवमेंट हुआ, अब देखिए वाटर अंदर आएगा, यहां भी वाटर अंदर जा रहा होगा, तो टर्गर प्रेशर भी हाई हो गया, ठीक। अब मैंने चारों नाम लिए चूंकि मैंने चारों चीजें बता रखी हैं। फिर देखिएगा, जैसे यहाँ पे वाटर अंदर आएगा तो प्रेशर डेवलप हुआ, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक। अब देखिए, तो जैसे इसके कारण बेटा क्या होगा, अब इस पर जब प्रेशर पड़ा तो ये उधर की ओर प्रेशर लगाएगा जिधर कम टर्गर प्रेशर होगा, या कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, या ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। और ये घटनाक्रम पाया जाएगा सिंक के पास। कहाँ पाया जाएगा, देखिएगा, सिंक वो जगह है जहाँ पे ग्रोइंग हो रहा हो, जहाँ जो कार्बो उसका यूज़ हो रहा है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हो रहा है, या कुछ और भी हो रहा है, ठीक। बात समझे बेटा, ठीक। एनसीईआरटी ने एनर्जी दिया, स्टार्च दिया और सेलुलोज दिया, समझदार, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जब इसे सल्यूट निकलेगा बेटा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। खैर अब तो कई चीज़ें आपको क्लियर ही हो गई। तो इसके कारण वाटर फिर बैक वापस जाएगा ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो याद रखना कि वेजल्स से सेव ट्यूब में वाटर का आना ऑस्मोसिस, ठीक है, और जाना भी ऑस्मोसिस, पैसिव प्रोसेस, ठीक। लेकिन सल्यूट का आना और जाना एक्टिव प्रोसेस। बस समझ आ गया बेटा। अब देखिए, तो यहाँ पहुँच गया, उसका यूज़ कर लिया। अब जो यूज़ होगा समझ में आ गया होगा। तो जो ये डिफरेंस आ रहा, ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन है बेटा, चूंकि इसके द्वारा लिविंग के द्वारा मूवमेंट है तो इसे सिम्प्लास्टिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैसा मूवमेंट होगा, और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक होगा। कैसा होगा, और पैसिव होगा। कैसा होगा, जो हाई कंसेंट लो की ओर जा रहा तो पैसिव तो हो ही गया। समझ आया बच्चों, ठीक। इसी को एनसीईआरटी ने बेटा अपनी फिगर में दिखाया प्लांट के। लीफ को उन्होंने बेटा सोर्स माना है। उसमें उन्होंने कहा है सुगर इंटर, जो यहाँ ये मेसोफिल टिश्यू होगा, मेसोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस से शुगर बनी होगी और ये सेव ट्यूब में ट्रांसफर हुई। जो सेव ट्यूब में जा रही वो सुक्रोज होगी। कौन होगी, और जैसे ही सेव ट्यूब में गई बेटा उसके पीछे पीछे कौन गया, पानी। वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस। आया बेटा, चूंकि मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी वाटर मूव करते हैं उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ठीक। अब देखिएगा, तुरंत बेटा जैसे वाटर गया तो इसके अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब उस टर्गर प्रेशर के कारण बेटा वो प्रेशर के कारण वो कम टर्गर प्रेशर की मूव करेगा, और कम टर्गर प्रेशर होगा हमेशा सिंक होगा। कौन होगा बेटा, वो सिंक रूप में इन्होंने रूट को दिखाया है तो स्टोरेज दिखा दिया, मेटाबॉलिक दिखा दिया, और सिंक रूप में उन्होंने बड को दिखा दिया है
देखिए टिप ऑफ स्टेम को दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शुगर जो है सीव ट्यूब से बाहर आ रही है, आ रही बेटा, देखिए शुगर जो है सीव ट्यूब से कहाँ आ रही है, बाहर सेल में जा रही है, ठीक है बच्चों। अब आप तुरंत देखिए वाटर फॉलो उसको कर ही रहा ऑस्मोसिस, तो वाटर फॉलो ऑस्मोसिस तीनों जगह कर रहा, वाटर फॉलो ऑस्मोसिस थ्रू सोर्स की सिंक दोनों। देखो बेटा अब तो कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा ना पढ़ना, बंद कर दो भाई इसे।